हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हमारा चैप्टर चल रहा था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जिसका नेक्स्ट टॉपिक है दिष्ट धारा विद्युत जनित्र। इससे पहले वाला जो वीडियो उसके अंदर हमने प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र पढ़ा था। यानी कि आपका जो विद्युत धारा ना दो तरह की होती है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा यानी कि जिसको एसी करंट बोलते हो, दिष्ट विद्युत धारा जिसको डीसी करंट बोलते हो। अगर आपका पास कोई जनरेटर है, वो जनरेटर अगर प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनरेट कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, बना रहा है, तो हम उसको कहेंगे प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र। अगर आपके पास जो जनित्र है, जनरेटर है, वो अगर दिष्ट धारा उत्पन्न कर रहा है तो हम उसको कहेंगे दिष्ट धारा विद्युत जनित्र। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दिष्ट धारा विद्युत जनित्र। पिछले वीडियो में प्रत्यावर्ती विद्युत जनरेटर कर लिया था। तो देखिए क्या जनरेटर क्या होता है, जनित्र क्या होता है। एक ऐसी मशीन होती है जो क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्यों बदलती है? क्योंकि आपने 9th में पढ़ा कि ऊर्जा को ना तो बना सकते हैं, ना ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। इसलिए यह मशीन क्या कर रही है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रही है स्टूडेंट। फिर बात आती है कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब कोई जनरेटर होता है, जनरेटर से विद्युत धारा कब उत्पन्न होती है, जब हम उस जनरेटर को घुमाते हैं, यानी कि उसको रोटेट करते हैं। उसके अंदर जो आयताकार कुंडली रखी होती है उसको रोटेट करना पड़ता है, घुमा रहे हैं। इसका मतलब उस कुंडली के पास कौन सी ऊर्जा है, यानी वो गति में आ रही है तो गतिज ऊर्जा है। लगातार उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है यानी स्थितिज ऊर्जा है। यानी कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों का जो योग है ना, इनको इकट्ठा बोल सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा जो है ना वो बराबर होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो ये क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है स्टूडेंट। इसको जनरेटर कहते हैं। और जो विद्युत जनित्र बाह्य परिपथ में दिष्ट विद्युत धारा जनित जनरेट कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है ना, उसको हम बोलेंगे दिष्ट धारा विद्युत जनरेटर। इसके बाद बात करते हैं सिद्धांत की, किस सिद्धांत पर काम करता है, किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है। ये काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार क्या होता है, जब आप किसी आयताकार कुंडली को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और इस आयताकार कुंडली पर बल लगाते हैं, यानी कि इसको अपने अक्ष पर घुमाते हैं, तो इसकी दोनों भुजाओं के अंदर क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं प्रेरित विद्युत धारा। और प्रेरित विद्युत धारा की दिशा हम निकालते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार। इसके बाद बात करते हैं इसकी रचना की, किस चीज से मिलकर बना है। इसके अंदर देखिए दो चुंबकों का यूज करते हैं, स्थायी चुंबकों का। बेलनाकार चुंबक लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बेलनाकार चुंबक जो है ना आपका समतल चुंबक से ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो इनका चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है, घना होता है, इसलिए बेलनाकार चुंबकीय क्षेत्र चुंबकों का यूज करते हैं। ये चुंबक का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ, ये जो रेड लाइन है वो चुंबकीय क्षेत्र को शो कर रही है। चुंबकीय क्षेत्र को बी से प्रदर्शित करते हैं, नॉर्थ से साउथ। तो यहाँ बहुत सारा चुंबकीय क्षेत्र है, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है। इसके बाद बात करते हैं, इसके अंदर एक आयताकार कुंडली का यूज करते हैं। आयताकार कुंडली आर्मेचर भी बोल सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। तो आयताकार कुंडली ABCD, इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है ये शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इसको एक यहाँ इसकी अक्ष पर एक शाफ्ट लगा होता है, धुरी या शाफ्ट, उससे क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं, इसको घुमाया जाता है स्टूडेंट। इसको घुमाते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसके बाद दो विभक्त वैल्यों का यूज करते हैं। ये दोनों विभक्त वैल्य है। विभक्त वैल्य का मतलब अगर देखिए ये इस तरह की शेप का होता है ना, तो इसको रिंग शेप या वैल्य बोलते हैं, वैल्य। अब ये देखिए इस तरह का नहीं है, बीच में से इस तरह से कटा हुआ है। कटा का मतलब विभक्त, विभक्त मतलब अलग अलग, तो अलग हुआ वैल्य है, तो इसको विभक्त वैल्य बोल रहे हैं। तो ये दोनों विभक्त वैल्य है। इसका एक का नाम दे दिया हमने S1, दूसरे को नाम दे दिया S2। एक बात ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जो विभक्त वैल्य S2 है ना वो आपका भुजा AB से जुड़ा हुआ है, और जो विभक्त वैल्य S1 है वो भुजा आपका CD से जुड़ा हुआ है, ठीक है। CD भुजा से S1 जुड़ा हुआ है और AB भुजा से S2 जुड़ा हुआ है। इसके बाद जैसे अपनी धुरी पर रोटेट करती है, घूमने लगती है, घूर्णन करती है ना ये आपका आयताकार कुंडली, तो उसके साथ साथ जो विभक्त वैल्य है वो भी रोटेट करते हैं, वो भी घूमते हैं। जबकि इसके बाद दो कार्बन ब्रश आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका नाम दे दिया B1, इसको नाम दे दिया B2। ये कार्बन ब्रश फिक्स रहते हैं स्टूडेंट। इनका काम क्या होता है, इनका काम सिर्फ ये होता है कि जब इस आयताकार कुंडली ये घूर्णन करती है तो इसके अंदर विद्युत धारा प्रेरित होती है, प्रेरित विद्युत धारा, उस विद्युत धारा को एब्जॉर्ब करके और बाह्य परिपथ के अंदर भेजना इसका काम रहता है।
इसके बाद कार्बन, देखिए कार्बन ब्रश, इसका मतलब नाम से पता चल रहा है कार्बन मटेरियल से मिलकर बना है। इसके बाद ये बाहर की बाह्य जो परिपथ है और यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है ये देखने के लिए कि इसके अंदर विद्युत धारा जो उत्पन्न हो रही है वो किस दिशा में हो रही है। आप यहाँ पे कोई विद्युत उपकरण भी लगा सकते हैं या आपके घर का जो इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट है वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद इसका वर्किंग क्या रहता है, कार्यविधि क्या है। कार्यविधि ये है कि दो चुंबक है, इनका काम शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है। आयताकार कुंडली है, ये अपनी शाफ्ट या दूरी पर क्या करती है, घूमती है, अपनी एक्स पर घूमती है। तो देखिए जैसे ये घूमती है ना, अब इस तरह से घूम रही है, सपोज कीजिए ये इस तरह से घूम रही है कि ए ऐसे घूम रही है, यानी कि ये ए बी साइड है वो ऊपर की तरफ आ रही है, ये साइड नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, इस तरह से रोटेट कर रही है। तो जैसे ही ऐसे रोटेट करेगी यानी कि इस भुजा पर ऊपर की तरफ बल लगेगा, इस भुजा पर नीचे की तरफ बल लगेगा। और हमें पता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का क्या कहता है कि जब किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक पर बल लगता है तो उस चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होती है और विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर आधारित होती है। फ्लेमिंग का दायां हाथ क्या कहता है कि आपका जो अंगूठा है, तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली, इन तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर कीजिए। फिर इसके बाद देखिए परपेंडिकुलर की कर लिया, अंगूठा जो है ऊपर की तरफ है, तर्जनी उंगली इधर, एंगल कितने का 90 का, इधर तर्जनी उंगली, इधर मध्यमा उंगली, एंगल कितने का 90 डिग्री का, इधर मध्यमा उंगली ऊपर जो है अंगूठा, एंगल कितने का 90 डिग्री का। इसके बाद जो आपका चुंबकीय, ये जो आप जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है उस दिशा में इस उंगली को करना है, तर्जनी उंगली को, और जिस दिशा में बल लग रहा है उस दिशा में अंगूठा कीजिए। फिर आपकी ये जो उंगली है मध्यमा उंगली, ये जिस दिशा में होगी वो दिशा होगी प्रेरित विद्युत धारा की दिशा। कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ ऊपर की तरफ है, इस पर बल लग रहा है, यानी कि ऐसे घूम रही है, बल लग रहा है ऊपर की तरफ। देखिए बल ऊपर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो विद्युत धारा की दिशा किधर होगी, इधर होगी, ए से बी होगी। इस पर देखिए बल लग रहा है नीचे की तरफ, बल लग रहा है नीचे की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ ऊपर है, बल नीचे की तरफ, विद्युत धारा की दिशा किधर होगी, सी से डी होगी। तो इस तरह से इसके अंदर विद्युत धारा जो है उत्पन्न होती है। अब ये विद्युत धारा आगे जाएगी, देखिए जैसे ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से विभक्त वैल्यू S1, S1 से कार्बन ब्रश B1, B1 से इस तरह से होती हुई कार्बन ब्रश B2, B2 से S2, S2 से A, और इस तरह से इसके अंदर प्रवाहित होगी। अब देखिए क्या होगा, जैसे इसको रोटेट किया, यानी कि आपका ऐसे था, ये देखिए ए बी सी डी ना, ए बी सी डी, यानी ए बी भुजा पर ऊपर की तरफ बल लगा, सी डी पे नीचे की तरफ, तो ये इस तरह से घूमने लगी। जैसे इसका हाथ आधा चक्कर पूरा हुआ ना, आधा घूर्णन, तो ये ऐसे हो गया, यानी सी डी ऊपर चले गई, ए बी जो है नीचे आ गई, यानी कि जो भुजा पहले ऊपर थी वो अब नीचे आ गई, जो पहले नीचे थी वो अब ऊपर आ गई। यानी घूमता तो ये लगातार एक ही दिशा में घूमती रहेगी, यानी कि ये जैसे ऐसे थी तो ऐसे घूम रही है, ऐसे होगी, फिर इसके बाद लगातार एक ही दिशा में घूमती रहती है, जिसके कारण अब देखिए पहले ए बी भुजा पर ऊपर की तरफ बल लग रहा था, अब ए बी भुजा पर नीचे की तरफ बल लगेगा। पहले सी डी पर नीचे की तरफ बल लग रहा था, अब सी डी पर ऊपर की तरफ बल लगेगा स्टूडेंट। अब देखिए बल की दिशा बदल गई तो दोनों के अंदर विद्युत धारा की दिशा भी बदल जाएगी। विद्युत धारा की दिशा निकालेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार। चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ ऊपर बल लग रहा है सी डी में ऊपर की तरफ, तो विद्युत धारा की दिशा कहाँ होगी, डी से सी, और इसके अंदर बी से ए निकाल सकते हो आप। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करोगे, यहाँ देखिए विद्युत धारा की दिशा ए से बी है, यहाँ देखिए बी से ए है, यहाँ विद्युत धारा की दिशा सी से डी, और इसमें देखिए डी से सी। विद्युत धारा की दिशा बदल गई, लेकिन आप बाह्य परिपथ में जाके देखते हैं विद्युत धारा डी से सी, सी से बी, बी से ए से विभक्त वाले S2, S2 से कार्बन ब्रश B1, B1 से कार्बन ब्रश B2, B2 से विभक्त वाले S1, S1 से D, और इस तरह से प्रवाहित हो रही है। तो अब बाह्य परिपथ में देखोगे तो आपका जो विद्युत धारा की दिशा है वो B1 से B2 है, और यहाँ इसमें देखिए B1 से B2 है, यानी विद्युत धारा की दिशा सेम है स्टूडेंट, B1 से B2 और B1 से B2, यानी कि इसके अंदर आयताकार कुंडली के अंदर तो विद्युत धारा की दिशा बदल रही है, लेकिन जो आपका बाह्य परिपथ है जहाँ आप विद्युत धारा को लेके जा रहे हो वहाँ विद्युत धारा की दिशा नहीं बदल रही। यानी कि कैसी विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, दिष्ट विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, यानी जनरेटर कौन सा हो गया, दिष्ट धारा विद्युत जनरेटर हो गया स्टूडेंट। ये कैसे हुआ, विद्युत धारा की दिशा जो है क्यों नहीं बदल रही है स्टूडेंट, ये विभक्त वैल्यूओं के कारण हो रहा है। देखिए आपका जो ये भुजा है, जैसे जैसे
ये आयताकार कुंडली रोटेट करती है, घूमती है, तो विभक्त वलय भी इनके साथ साथ घूमते हैं, जबकि कार्बन ब्रश फिक्स रहते हैं। कहने का मतलब देखिए, ए बी साइड है, इसके साथ विभक्त वलय H2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे ये रोटेट करेगा ना, तो H2 भी साथ साथ रोटेट करेगा। देखिए ए बी के साथ H2 भी अब की बार देखिए यहाँ नीचे आ गया है, पहले H2 ऊपर था। जैसे सी डी भुजा ऊपर की ओर चली जाती है ना, इसके साथ S1 था ना, तो सी डी भुजा ऊपर चली गई तो H2 भी ऊपर चला गया। यानी कि यहाँ देखिए आपका H2 जो है वो B2 के कॉन्टैक्ट में था, यहाँ H2 जो है B1 के कॉन्टैक्ट में है। यहाँ S1 B1 के कॉन्टैक्ट में था, यहाँ S1 B2 के कॉन्टैक्ट में है स्टूडेंट। यानी जैसे जैसे ये रोटेट करती है, ये भी रोटेट करते हैं। इस तरह से कीजिए, H2 का ये जो सिरा है वो इसका B1 को कार्बन ब्रश को टच करता है, इसका S1 का ये सिरा कार्बन ब्रश B2 को टच करता है स्टूडेंट। इस तरह से ये रोटेट करती है, जिसके कारण क्या होता है, कुंडली के अंदर जो है विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है, लेकिन जो आपका बाह्य परिपथ है उसमें विद्युत धारा की दिशा सेम रहती है, एक जैसी रहती है। यानी कि विद्युत धारा आपका दिष्ट विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है स्टूडेंट। इसके बाद बात करते हैं इसकी रचना की। इसके बाद इसकी रचना देखिए, आयताकार कुंडली या आर्मेचर, एक इसके अंदर आयताकार कुंडली या आर्मेचर लगा सकते हैं स्टूडेंट। आयताकार कुंडली कैसी होगी या आर्मेचर क्या होता है, देखिए एक तो आप यूज कर सकते हो कि इस तरह से एक आपके पास वायर है, देखिए स्टूडेंट इस तरह का आयताकार, इस तरह का, यानी कि विद्युत रोधी तांबे का तार है, इस तरह से लपेटे लगा के आपने और एक आयताकार संरचना तैयार कर ली, तो ये आयताकार कुंडली का यूज कर सकते हो। या इसके अंदर आपने अगर नरम लोहे की छड़ रख दी ना, एक नरम लोहे की छड़ रखने के बाद इसके ऊपर आपने विद्युत रोधी तांबे के तार लपेट दिए, तो ये जो संरचना होगी इसको आर्मेचर बोल लेंगे। तो आप डायरेक्टली आयताकार कुंडली या आर्मेचर दोनों का यूज कर सकते हो, यानी कि दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। नरम लोहे की छड़ पर विद्युत रोधी तांबे का तार का मतलब हो गया कि एक तांबे का तार है और उस पर ऊपर क्या लगा हुआ है, नॉर्मली आप देखते हो तार होते हैं उनके ऊपर प्लास्टिक का इंसुलेशन लगा होता है ना, इसलिए इसको बोल रहे हैं विद्युत रोधी तांबे का तार। लपेट कर एक आयताकार कुंडली तैयार की जाती है, संरचना तैयार की जाती है, जिसे आर्मेचर कहते हैं। इसे दूरी पर लगाकर अक्ष पर घूर्णन करवाया जाता है स्टूडेंट। इसको दूरी पे लगाते हैं शाफ्ट से कनेक्ट करके, और इसको क्या करते हैं अपने अक्ष पर घूर्णन करवाते हैं। इसका दूसरा होता है स्थायी चुंबक। दो स्थायी चुंबकों का प्रयोग किया जाता है, जिनका काम क्या होता है, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। दो विभक्त वलय, इसके बाद होता है विभक्त वलय, यानी आयताकार कुंडली के दोनों सिरों को विभक्त वलय B1 क्या लिख दिया, दो सिरों पर विभक्त वलय B1 तथा B2 से जोड़ा जाता है। विभक्त वलय कम्यूटेटर का काम करते हैं। देखिए स्टूडेंट, विभक्त वलय यहाँ आपका S1 और S2 आएंगे, ठीक है, चेंज कर लेना। तो देखिए विभक्त वलय आयताकार कुंडली के दोनों सिरों को विभक्त वलय S1 तथा S2 से जोड़ा जाता है। विभक्त वलय कम्यूटेटर यानी दिशा परिवर्तक का काम करते हैं। देखिए जो आपकी दोनों भुजाएं ना आयताकार कुंडली की, ए बी भुजा सी डी भुजा, तो उनको दो विभक्त वैल्यू S1 और S2 से जोड़ा जाता है। और जो विभक्त वैल्यू ना वो कम्यूटेटर का काम करते हैं। कम्यूटेटर क्या होता है, एक ऐसा यंत्र होता है जो किसी चालक में विद्युत धारा की दिशा बदलने का काम करता है। तो ये यहाँ जो विभक्त वैल्यू है वो क्या करे, आयताकार कुंडली के अंदर विद्युत धारा की दिशा बदल रहे हैं, इसलिए ये क्या काम करे, कम्यूटेटर का काम करे, दिशा परिवर्तक यानी दिशा बदलने वाला। तो यहाँ ये दोनों विभक्त वलय कम्यूटेटर का काम करते हैं। इसके बाद आते हैं कार्बन ब्रश, यानी कि आपको पता है दो कार्बन ब्रश B1 और B2 लगे होते हैं और कार्बन के बने होते हैं। ये कार्बन ब्रश विभक्त वलयों के साथ संपर्क बनाए रखते हैं तथा आयताकार कुंडली में उत्पन्न विद्युत धारा को बाह्य परिपथ में भेजते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, आयताकार कुंडली जब घूर्णन करती है तो विभक्त वलय कुंडली की भुजाओं के साथ साथ घूर्णन करते हैं। यानी कि आयताकार कुंडली घूर्णन करेगी तो विभक्त वलय कुंडली के साथ साथ घूर्णन करेंगे, परंतु जो कार्बन ब्रश है वो फिक्स होते हैं, वो स्थिर रहते हैं स्टूडेंट। तो ये इसकी रचना है। इसके बाद बात करते हैं इसकी कार्यविधि की। इसके बाद इसकी कार्यविधि देखिए, आयताकार कुंडली या जो आर्मेचर है आपका ABCD को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखकर शाफ्ट से कुंडली को अक्ष पर घुमाया जाता है, जिससे AB भुजा पर ऊपर की ओर तथा CD भुजा पर नीचे की ओर बल लगता है। देखिए इससे पहले जो डायग्राम बनाया है वो डायग्राम कॉपी में बना के अपने सामने रख लीजिए और साथ साथ जो है इसको डायग्राम से मैच करते जाइए। डायग्राम की हेल्प से आपको अच्छे से एक एक लाइन समझ में आ जाएगी। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, AB भुजा पर ऊपर की ओर तथा CD भुजा पर नीचे की ओर बल लगता है, यानी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार
ए बी भुजा में उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा जो है वो ए से बी तथा सी डी भुजा में विद्युत धारा की दिशा सी से डी रहती है, जिससे बाह्य परिपथ में विद्युत धारा की दिशा कार्बन ब्रश B1 से B2 रहती है। इसके बाद क्या होता है, कुंडली के आधे चक्कर के पश्चात ए बी तथा सी डी भुजा अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेती है, यानी जहाँ ए बी थी वहाँ अब सी डी आ जाती है और जहाँ सी डी थी वहाँ अब ए बी आ जाती है, जिसके कारण अब ए बी भुजा नीचे की ओर तथा सी डी भुजा पर ऊपर की ओर बल लगता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार भुजा ए बी में उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा बी से ए तथा सी डी भुजा में डी से सी हो जाती है, परंतु बाह्य परिपथ में विद्युत धारा की दिशा B1 से B2, यहाँ भी B1 से B2 रहती है। इस प्रकार आर्मेचर लगातार घूर्णन करती है तथा बाह्य परिपथ में दिष्ट विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और कौन कर रहा है, दिष्ट विद्युत जनित्र। तो ये था स्टूडेंट इसका कार्यविधि। तो आज का ये था वीडियो जिसके अंदर हमने दिष्ट विद्युत धारा जनरेटर के बारे में पढ़ा, इसकी सिद्धांत रचना कार्यविधि के बारे में पढ़ा। तो जैसा कि मैंने पहले कहा हुआ, अगर आपको छोटा क्वेश्चन आएगा तो इससे आपसे सिद्धांत पूछ लेगा, दिष्ट विद्युत धारा विद्युत जनरेटर का सिद्धांत क्या है, या इनमें से कोई और आर्मेचर क्या होता है, इस तरह के छोटे क्वेश्चन पूछ लेगा, आप बता सकते हो। बड़ा क्वेश्चन आता है तो इस तरह से सारा एक्सप्लेन करके आपको बताना होता है। तो ये था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें स्टूडेंट्स।